Hi friends, I am Neha and welcome to my YouTube channel Let's Spreading ज्ञान। तो आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का समरी डिस्कस करेंगे। ऐसे तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, लेकिन ये मैं सीटेट के एग्ज़ाम के व्यू से बनाई हूँ, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल ही नहीं। अगर आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो ये आपका जो 40 के मार्क्स के जो एसएसटी के कंटेंट होते हैं, 40 में 40 आप स्कोर कर पाएंगे। ऐसे तो बहुत से चैनल पे सीटेट के लिए पेपर 1 की तैयारी करवाई जाती है, लेकिन पेपर 2 की तैयारी बहुत कम ही चैनल पे करवाया जाता है। तो ऐसे भी सीटेट का पेपर 2 का एसएसटी का जो पार्ट होता है, उसके लिए हमें हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी 3 बुक क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का यानी कि 9 बुक पढ़ना पड़ता है। तो इतने बहुत फॉर्म भरने फिलअप करने के बाद बहुत ही कम समय दिया जाता है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही हो जाता है, तो हमें बहुत ही कम समय तैयारी के लिए मिल पाता है। इसलिए मैंने एक समरी बनाई हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपके ये एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का समरी हिस्ट्री का। यहाँ है, कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर लोग रहा करते थे। ये लोग शिकारी संग्राहक थे। अब नर्मदा नदी कहाँ है, इसके लिए हमें मैप पे जाना होगा, क्योंकि बिना नर्मदा नदी को समझे आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने मैप भी रखी हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ स्काई ब्लू कलर में नर्मदा नदी है, यानी कि ये पार्ट जो है कि नर्मदा नदी का है। यहाँ पे नर्मदा नदी है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कई साल पहले, कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। ये लोग शिकारी संग्राहक थे, यानी कि जब नगरों का विकास नहीं हुआ था तो लोग नर्मदा नदी के तट पे बसा करते थे। ये लोग शिकारी संग्राहक थे, यानी कि शिकार करते थे, शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। दूसरा नंबर है, सुलेमान व किरथर पहाड़ियों में सर्वप्रथम 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसे फसलों को उगाना शुरू किया गया। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में 8000 वर्ष पहले लोग रहा करते थे और सबसे पहले वहाँ गेहूं और जौ जैसे फसलों को उगाया जाना शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा फसल उपजाया जा रहा था सुलेमान व किरथर पहाड़ियों में, तो आप बता सकते हैं कि गेहूं और जौ जैसे फसल। पशुपालन भी शुरू हुआ, कृषि का भी विस्तार हुआ। सबसे पहले चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया जाता था। यहाँ भी एक पॉइंट बनता है कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया जाता था, तो ये विंध्य के उत्तर में उपजाया जाता था। तो अब आगे का पॉइंट हम लोग देखेंगे। लगभग 4000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे नगर विकसित हुआ। लगभग 4000 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि आप यहाँ ईस्वी को समझने के लिए आपको मैं एक नंबर पॉइंट्स दिखा करके समझाती हूँ। जैसे कि यह एक नंबर लाइन हुआ, ये ईसा मसीह के जन्म का दिन है, ठीक है। यहाँ से इधर जितने भी ईस्वी होंगे वो ईस्वी सन में गिने जाएंगे, और इधर इसके पहले जितने भी ईस्वी होंगे वो ईसा पूर्व में गिने जाएंगे। इसे हम जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, 4 ऐसे करके, अभी जैसे कि 2023 चल रहा है, तो हम लोग इधर जितने, ये हो गया ईस्वी सन में गिने जाएंगे, और इधर जितने भी 1, 2 करके होगा ये ईसा पूर्व में गिने जाएंगे। तो जैसे कि अभी 2023 है, तो हम अभी अगर कहेंगे आज से 2025 वर्ष पूर्व,
तो यहाँ से हम यहाँ से 2023 वर्ष पूर्व यहाँ तक हुआ, बाकी 2 वर्ष पहले यहाँ जोड़ेंगे, यानी कि 2 वर्ष ईसा पूर्व इसको कह सकते हैं। तो वही बात हमें यहाँ समझना होगा। ईस्वी की जब बात आई तो इसको हम इसी तरह से हम समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ दिया है, लगभग 4000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है लगभग 2000 ईसा पूर्व सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे नगर का विकास हुआ। गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास कब हुआ, ये पूछा जा सकता है। तो गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आगे का पॉइंट है, मगध गंगा व इसके सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र था। मगध जो है गंगा और इसके सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र था। अब हम जानेंगे कि गंगा कहाँ है, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि मगध गंगा के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है। तो हम उसका अंदाज़ा ये हमें याद तभी रह सकता है जब हम इसे मैप में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं मैप में, देखते हैं गंगा नदी कहाँ पे है। ये देखिए ब्लू कलर में गंगा नदी का ये है, तो यहाँ पे तो इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे। ये जो है गंगा नदी का पार्ट है ये। तो यहाँ आसपास का ये जो एरिया है ये मगध कहलाए। तो यहाँ पर गंगा नदी के किनारे मगध का क्षेत्र बसने लगा था। ये है गंगा नदी। तो आप ऐसे इमेज में जब देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, यानी कि इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। यानी कि इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा गया है। उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, यानी कि देखिए जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पढ़े थे, ये मैप में ये उत्तर हुआ और इधर जो है ये मैप में इधर का पार्ट ये उत्तर हुआ और ये पश्चिम हुआ। यानी कि उत्तर पश्चिम कह रहा है, यानी कि ये वाला भाग इधर से आने वाले यूनानी और ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा व नदी के पूर्व भूमि को इंडिया कहा, और नदी के जो पूर्व का भूमि था उसको इंडिया कहा। अब हम आगे चलते हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम अभी हम लोग देखे थे, उत्तर पश्चिम किधर है उधर उत्तर पश्चिम में से उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह को भारत नाम दिया गया। आगे है पांडुलिपि। ये पांडुलिपि क्या है हम समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं पांडुलिपि के बारे में। जब पहले जैसे कि आज हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, तो उस तरह से उस समय कॉपी किताब वगैरह कलम का प्रचलन नहीं था। तो वहाँ तार के पत्रों पर कुछ यादगार चीज़ें लिखी जाती थी, जैसे राजा के बारे में, उसकी प्रशंसा के बारे में कुछ कहानियाँ होते थे तो वो लिखी जाती थी। तो उसे ही पांडुलिपि कहते। पांडुलिपि प्रायः तार पत्रों व भूर्ज नामक पेड़ के छालों से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। यही पांडुलिपि है। अब हम आगे के पॉइंट पे चलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग क्या करते थे? उसमें संस्कृत और प्राकृत भाषा बोला था। तो संस्कृत भाषा का प्रयोग राजा लोग क्या करते थे, लेकिन आम लोग जो होते थे प्रजा लोग, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग क्या करते थे। अब हम लोग समझते हैं
अभिलेख व धातु जैसे कठोर सतह पर लिखे जाते थे। अब अभिलेख क्या है? जस्ट उसी प्रकार, जिस प्रकार से पांडुलिपि है वो तारपत्रों पर लिखे जाते थे, उसी प्रकार से अभिलेख जो है वो धातु या फिर कोई पत्थर वगैरह पे लिखे जाते थे। राजा के बारे में लिखना है या फिर कुछ कहानी या फिर प्रजा वगैरह कुछ लिखते थे, प्रशस्ति वगैरह राजा का, तो वो धातु या फिर कठोर सतह पर लिखे जाते, क्योंकि उसमें कॉपी का कलम वगैरह का प्रचलन नहीं था। इसीलिए किसी चीज़ को यादगार बनाने के लिए उसे लिखित रूप में रखा जाता था। तो ये है अभिलेख। अब आगे है पुरातत्वविद पत्थर व ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते। अब समझेंगे पुरातत्वविद क्या है। पुरातत्वविद वे होते हैं जो पहले ज़माने की ऐतिहासिक चीज़ों का या फिर अवशेष बचे हुए मूर्ति, पत्थर, इन सभी या फिर ऐतिहासिक इमारतें, उसका अध्ययन करते हैं, उसी को पुरातत्वविद कहते हैं। तो ये था हमारा आज का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का समरी। कल मैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो आपका चैप्टर 2 का लेकर के आऊँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँचे। और इसके बाद हम थोड़ा सा मैप को जान लेते हैं। ये मैं फिर से बता दूं, अभी हम लोग ने पढ़ा था नर्मदा नदी के किनारे लोग बसने लगे थे। तो ये है हमारा नर्मदा नदी। याद रखेंगे नर्मदा नदी यहाँ है। जब आपको पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी के किनारे नगरों का विकास हुआ, तो आपको ये पॉइंट याद रहे, इसी से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको ये इमेज याद रहेगा तो पता चल जाएगा नर्मदा नदी के किनारे कैसे कैसे नगरों का विकास हुआ। फिर गंगा नदी के फिर यहाँ ये गंगा नदी है। अभी हम लोगों ने पढ़े थे गंगा नदी के किनारे 2500 वर्ष पहले नगरों का विकास हुआ। तो ये गंगा नदी है। यहाँ के क्षेत्र में जो आसपास जो नगर का विकास हुआ, मगध के नाम से जाने जाते थे, ये 2500 वर्ष पहले हुआ। तो ये था आज का हमारा वीडियो चैप्टर 1 का। इसी के साथ ये समरी समाप्त होता है और मैं कल नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी।